नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। दोस्तों टीसीएस आस्क जी के क्वेश्चन सीरीज में वीडियो का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको डिटेल सोल्यूशन दिया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 1921 में एडविन लुटियंस ने निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट या गोलकुंडा की किला। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया गेट। दोस्तों आइए देखते हैं अन्य जो स्थान है और उनके वास्तुकार कौन कौन से हैं। दोस्तों ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। संसद भवन हर्बर्ट वेकर, जो पुरानी वाली संसद है उसके हर्बर्ट वेकर हैं। जो नई वाली संसद है उसके वास्तुकार हैं बिमल पटेल। चंडीगढ़ ली कार्बूजियर। राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रामवी सुतार। तो दोस्तों इंडिया गेट प्लस राष्ट्रपति भवन, इसका वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियन। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आप कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी आप कहते हैं कि कंप्यूटर ख़राब हो गया है, जो ऑन नहीं हो रहा, इसमें विंडो डलवाना है। आप विंडो डलवाने कंप्यूटर शॉप पे जाते होंगे। दोस्तों और विंडोज़ है क्या? विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कंप्यूटर बूट नहीं करता तो उसके लिए आप क्या करते हैं? विंडोज़ डलवाते हैं। विंडोज़ को ही ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग माना जाता है। दोस्तों आइए समझते हैं बूटिंग क्या है, बूटिंग किसे कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में पावर ऑन करने से लेकर इसे ऑपरेट करने तक की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार की होती है। नंबर 1 कोल्ड बूटिंग। दोस्तों कंप्यूटर का पावर ऑफ हो और उसे आप बिल्कुल नए सिरे से दोबारा चालू करें तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और दूसरा है वार्म बूटिंग। कंप्यूटर ऑन कंडीशन में रहे और आप केवल उसे रीस्टार्ट कर दीजिए तो वो वार्म बूटिंग कहलाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन है गैलीलियो, आइंस्टीन, न्यूटन, कैपलर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कैपलर। दोस्तों आइए देखते हैं प्रमुख खोज और उनके खोजकर्ता कौन कौन से हैं। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा खोजा गया। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल द्वारा। विद्युत आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। गति के नियम न्यूटन द्वारा। दाब का नियम पास्कल द्वारा। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन द्वारा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल द्वारा दिया गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? ऑप्शन है गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर। दोस्तों असहयोग आंदोलन सन 1920 में रॉलेट एक्ट अधिनियम के बाद महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। सन 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत, जो कि अब क्या है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वालों की जान चली गई। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जज ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुनाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस तारीख को सबसे छोटा दिन माना जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 जून, 22 दिसंबर, 23 अक्टूबर। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले आइए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, जिससे कि ये उत्तर देने में हमें कभी कोई कन्फ्यूजन ना उत्पन्न हो। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों ये है अपनी प्यारी पृथ्वी, ये अपनी प्यारी पृथ्वी और इसके बीच से जाती हुई भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री उत्तर से कर्क रेखा और इसके 23.5 डिग्री दक्षिण से मकर रेखा। दोस्तों ये है अपना प्यारा भारत, जो कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों ये है सूर्य। दोस्तों सूर्य की जो रोशनी है वो 21 मार्च को लंबवत पड़ती है भूमध्य रेखा पर। उसके बाद धीरे धीरे 21 जून को जो है भारत के एकदम ऊपर लंबवत पड़ने लगती हैं। 21 जून को भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ेगी? 21 जून को। और सबसे बड़ा दिन भी कब होगा? 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा। दोस्तों जब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटा दिन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं वो धीरे धीरे फिर से भूमध्य रेखा पर आती हैं और 23 सितंबर में ये फिर से भूमध्य रेखा पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद 23 सितंबर के बाद फिर से ये धीरे धीरे सूर्य की प्रकाश कहाँ पहुंच जाती है? 22 दिसंबर को फिर से कहाँ पहुंच जाएगी? मकर रेखा पर। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा।
22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। जब यहाँ सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च को फिर से सूर्य कहाँ पहुँच जाते हैं, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, और 21 जून को फिर से कर्क रेखा पर, उसके बाद फिर से भूमध्य रेखा पर, और यही प्रोसेस चलता रहता है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर सूर्य कितनी बार पहुँच गए, 2 बार भूमध्य रेखा पर सूर्य पहुँचते हैं। दोस्तों जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तब दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, और जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुव कहा जाता है। आइए देखते हैं विषुव का है क्या है। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो ऐसे समय को विषुव कहा जाता है। पृथ्वी पर ऐसा और रात बराबर होते हैं तो ऐसे समय को विषुव कहा जाता है। पृथ्वी पर ऐसा 2 बार होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्तों कौन कौन सा, बसंत विषुव, जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में इसे बसंत विषुव कहा जाता है। तो बसंत विषुव कब होता है दोस्तों, 21 मार्च को। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं, तो 21 मार्च को उसे बसंत विषुव कहा जाता है। दोस्तों जब इसे उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव कहा जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में इसी का उल्टा इसे शरद विषुव कहा जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा कौन सा है, शरद विषुव। दोस्तों जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध को छोड़कर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ती हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध को छोड़कर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगी, तो इसी उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव कहते हैं, क्योंकि तब भारत में सर्दी आने वाली होती है, तो इसे शरद विषुव कहते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसे बसंत विषुव कहते हैं। तो बसंत विषुव कब, शरद विषुव कब होता है दोस्तों, 23 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे बड़ा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध में, सबसे छोटा दिन कब होगा, तो दोस्तों इसका उत्तर आप स्वयं देंगे। भारत में को किस तारीख को सबसे छोटा दिन माना जाएगा, कब सबसे छोटा दिन कब होगा दोस्तों, तो 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब सबसे छोटा दिन होता है भारत में। दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ। इसके ऑप्शन है कराची, लाहौर, दिल्ली, बम्बई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय, कब, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को चालू किया गया, प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा बम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों इसका अगर वायसराय पूछे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, इंडिका, राजतरंगिणी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र। दोस्तों पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, इंडिका मेगस्थनीज की है, राजतरंगिणी कल्हड़ की है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू द्वारा, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, झूठ पकड़ने वाली मशीन का क्या नाम है, अर्थात जो झूठ को पकड़ ले ऐसी मशीन का नाम क्या है। ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, पोलरीमीटर या पॉलीग्राफ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉलीग्राफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन है 16 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। दोस्तों आइए देखते हैं अन्य फैक्ट्स। मतदान की जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु आपके पास 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के रूप में अगर आपका चयन होता है तो आपकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य के रूप में आपका 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और अगर आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए नामित होते हैं तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पूना समझौता कब हुआ। ऑप्शन है 1935, 1928, 1930, 1932। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1932। दोस्तों आइए देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर दोनों सम्मिलित हुए थे, जहां पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी, मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था दे दी, जिसका गांधी जी ने कड़ा विरोध किया और यरवदा जेल में उस समय उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। दोस्तों अंततः 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच यरवदा जेल में ही संधि हुई। दोस्तों
समझौते में पृथक निर्वाचन मंडल के बजाय दलितों को आरक्षित सीटों देने की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। और किसके किसके बीच हुआ अगर पूछे तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल, महाराष्ट्र, पुणे में। दोस्तों ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई थी उस समय रैमजो मैकडोनाल्ड जो है वहाँ प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड में। दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों ईवीएम का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो केरल राज्य में किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ तो उसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका संग्रह होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है चार्ट्स, फोटोज, वर्कशीट या वर्कबुक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्कशीट। दोस्तों मैप में देखने के बाद क्लियर हो जाएगा आपको। आइए देखते हैं इसको। दोस्तों ये है एक्सेल की फ़ोटो। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सीट बनी हुई है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो डिफ़ॉल्ट सीट जो हमको मिलती है वह कितनी मिलती है? डिफ़ॉल्ट सीट वो 3 सीट हमको डिफ़ॉल्ट में मिलती है। कभी कभी ये भी पूछता है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सीट कितनी होती है? तो डिफ़ॉल्ट सीट 3 होती है। जो अपना ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये वर्कबुक बनेगा वो सीटों का संग्रह होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा। दोस्तों आइए देखते हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गागरिन, जो कि कहाँ के थे? सोवियत संघ रूस से 1961 में जो कि गए थे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा 1984 में गए थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, जो कि 1969 में गए थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान कौन सा है? अपोलो 11, जो यूएसए द्वारा भेजा गया था। दोस्तों अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1884, 1734, 1784, 1764। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1784। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का मुख्य उद्देश्य था पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? ऑप्शन है एंड्रोमेडा, आकाशगंगा, बोडस, ट्रायंगुलम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आकाशगंगा। दोस्तों गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एक असंख्य तारों का समूह होता है। गैलेक्सी क्या होता है? एक असंख्य तारों का समूह होता है। सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है या हिस्सा है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा के सबसे नज़दीक है। एंड्रोमेडा क्या है? आकाशगंगा के सबसे नज़दीक है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यह वह स्थान है जहाँ जम्मू कश्मीर और डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था। तो ये गलत ऑप्शन है। यह श्रीनगर में स्थित है। गलत। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। रायसीना हिल्स पर ही राष्ट्रपति भवन बना है। यह कन्याकुमारी में है, ये तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है मैग्नीज, आयोडीन, आयरन, जिंक। तो दोस्तों थायरॉक्सिन का संश्लेषण जो होता है उसके लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? ऑप्शन है A7, B2, C4, D0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों D0। देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये तीनों समस्थानिक होते हैं। इसमें 1H1 जो है ये प्रोटियम का होता है। तो जो ये नीचे वाला 1 होता है ये इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर लिखा होता है वह इसका भार होता है, परमाणु भार। दोस्तों न्यूट्रॉन अगर निकालना है किसी चीज़ में तो परमाणु भार में से हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं परमाणु क्रमांक को। परमाणु क्रमांक को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों इसका परमाणु भार 1 है और क्रमांक 1 है। तो जब दोनों घटाएंगे तो n बराबर 0 आ जाएगा। मतलब न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 0। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन कितने आ गए? 0। और ड्यूटेरियम में अगर निकालें तो ये हो जाएगा परमाणु भार 2 और माइनस परमाणु क्रमांक 1, तो बराबर 1। और ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 1। इसी प्रकार और ट्राइटियम में निकालना चाहें तो
ट्राइटियम में कितने हो जाएंगे 3-1, मतलब ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, तीनों क्लियर हो गया। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा बीड़ा वादक था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त एक अच्छा बीड़ा वादक राजा था। दोस्तों समुद्रगुप्त के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन, जिसने इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है। किसने वर्णन किया है, हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ दोस्तों, इलाहाबाद में है, और ये किसकी है, समुद्रगुप्त के विजयों के वर्णन की चर्चा की गई है इसमें। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। इकोलॉजी शब्द की खोज किसने की थी। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, यूजीनस वार्मिंग, यूजीन ओडम, अर्नेस्ट हेकल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल। दोस्तों जो इकोलॉजी शब्द दिया था ये अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, टांसले ने। इकोसिस्टम शब्द जो दिया था ये टांसले ने दिया था, इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था। ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने शेर ए बांग्ला स्टेडियम मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ 114 रनों की पारी खेलकर अपने करियर का 100वां वनडे शतक जड़ा था। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे बैट्समैन से जो थर्ड अंपायर के द्वारा आउट दिए गए थे। तो थर्ड अंपायर का द्वारा पहले कौन आउट दिया गया था, सबसे पहला बैट्समैन, तो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इन्होंने कितने रन की पारी खेली थी, 114 रन की पारी खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे चित्र में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। दोस्तों ऑप्शन है नूरजहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्ताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। और इस वंश को गुलाम वंश के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके सभी जो राजा रहे हैं वो गुलाम रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, पोलो खेलते हुए। कुतुबुद्दीन की जो मृत्यु हुई थी पोलो या चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। वायु में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। ऑप्शन है क्लोरीन, गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गंधक। दोस्तों गंधक क्या होता है, सल्फर को ही गंधक बोलते हैं। दोस्तों सल्फर जो होता है उसको गंधक बोलते हैं। इसका प्रतीक S होता है और परमाणु क्रमांक 16 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है पेरिस, मॉस्को, नई दिल्ली, लंदन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। दोस्तों आइए जानते हैं यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी जानकारी। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। दोस्तों इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कहाँ हुई थी, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। दोस्तों भारत इसका सदस्य 1946 में बना था। यूनेस्को का सदस्य भारत कब बना, 1946 में। तो दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। हम वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अन्य लोगों तक जरूर भेजें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।